नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईडिया क्लासेस की एक और एनडीए क्रैश कोर्स की क्लास में। आज हम जीके की क्लास में रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की आखिरी क्लास होगी। उसके बाद हम कल से ज्योग्राफी शुरू करेंगे और हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के फैक्ट्स हम इस कोर्स के आखिर में देख लेंगे। उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। और आपका इंटरेस्टेड है और आप जानना चाहते हैं कि भाई इस बार एनडीए में आपका सिलेक्शन हो ही जाए, तो हमारे क्रैश कोर्स के लिए आपके नंबर आपको यहाँ पर नंबर मिल रहे होंगे, वहाँ पे आप कॉल कीजिए और आगे जानकारी प्राप्त करें। चलो बात कर लेते हैं रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। देखो, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बता दी थी मैंने, बताओ एक बार क्या बताया। मुस्कुराते हैं, कितने अच्छे लगते हैं सब लोग। सामने वाली विचारधारा के बारे में बताओ, कल बताएंगे साम्यवादी कम्युनिस्ट से। कल ये बताइए। सारे जो लोग हैं वो अपने अपने लोगों पे पूरा साथ में डिस्ट्रीब्यूट करें सबको इक्वली। वो किस फिलोसोफर की थॉट थी? नहीं, एक फिलोसोफर है, एक विचारक है, काफी फेमस है, कार्ल मार्क्स। एक बार और देखो, बात क्या है। कार्ल मार्क्स भैया पैदा हुए कहाँ पर? जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी। उस टाइम ये पैदा हुए थे, इन्होंने देखा कि भाई समाज में है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उस टाइम राजा महाराजा, हाई नोबल्स बोले तो बड़े बड़े सामंत हुआ करते थे। उनके पास क्या वेल्थ भी बहुत ज़्यादा होती थी, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा उनके पास, और उनके पास क्या होता था, रसूख भी बहुत ज़्यादा होती थी, पावर भी बहुत होती थी। अभी मान लो कि तुम एनडीए में सेलेक्ट हो जाओगे, पैसा इतना नहीं रहेगा कंपेरेटिवली किसी बिजनेस में जितना, और एक प्रेस्टीज रहेगी। वही चीज़ है कि ना तो आपके पास स्ट्रेंथ है, ना ही आपके पास वेल्थ है, ना ही आपके पास क्या है, प्रेस्टीज है। आपके पास ना तो सम्मान है, ना ही आपके पास संसाधन है, और ना ही आपके पास कोई अधिकार है। तो कार्ल मार्क्स भैया को क्या लगा, एक पहाड़ बन गया है, माउंटेन बन गया किस चीज का, रिसोर्सेज का, संसाधनों का, अधिकारों का, राइट्स का और प्रेस्टीज का। और वो किसके पास है? वो कुछ चुनिंदा लोगों के पास है। और बाकी जो लोग हैं उनके पास कुछ नहीं। कार्ल मार्क्स ने बोला कि कब तक सहते रहोगे। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, कब तक सहते रहोगे। तुम्हारे को दिख नहीं रहा कि दो कैटेगरी, दो क्लासेस, दो वर्ग बन गए। कौन सा? एक जिसके पास है, जिसके पास नहीं है, और एक जिसके पास है। इनको बोलते हैं हैव्स और हैव नॉट। इनको बोलते हैं प्रोलेटरिएट, इनको बोलते थे बर्जुआ। सुनाओ थोड़ा बर्जुआ शब्द, तुम्हारे को याद करने की जरूरत नहीं, बट बुर्जुआ क्लास, रिच और पुअर कह सकते हो आप इनको, लेकिन एक्चुअल वर्ड इनके लिए यूज किया जाता है बर्जुआ। देखो, रिच होना और बर्जुआ होने में एक डिफरेंस क्या होता है। पैसे से आदमी अमीर नहीं होता, उसको क्लास भी लानी पड़ती है। इनके पास सब कुछ है, इधर कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कार्ल मार्क्स की, भाई गरीबों तुम्हारे पास खोने के लिए क्या है, ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो चला जाएगा। क्या है भाई तुम्हारे पास जो चला जाएगा? जमीन तुम्हारे पास है नहीं, और कोई रिसोर्सेज संसाधन तुम्हारे पास है नहीं, अधिकार कोई राइट्स तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हारे पास कोई प्रेस्टीज नहीं है, कोई सम्मान नहीं, क्या चला जाएगा तुम्हारे पास? ऐसा क्या है जिसको खोने से तुम कर रहे हो? तो क्या करो, सब उठ जाओ, इकट्ठे हो जाओ और एक क्या कर दो,
अटैक कर दो, आक्रमण कर दो, एक ऐसी क्रांति करो जिसमें तुम हिंसा से पीछे मत हटो। क्यों तुम्हारे साथ हिंसा नहीं हुई? पुरानी फिल्मों में देखा होगा, पुरानी फिल्मों में देखा होगा, जमींदार आता है फिर वो चाबुक मारता है ना, अमरीश पुरी होता है जिसमें, है ना, उसके कई में किसी मूवी में उसके लंबे बाल होते हैं, किसी में नहीं होते, है ना, फिर शाहरुख खान उससे लड़ता है, मतलब इस टाइप की फिल्में। गांव का एक जमींदार होता है, फिर उससे शाहरुख खान लड़ता है या सलमान खान लड़ता है, कोई भी लड़ता है, बस लड़ता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला खोने के लिए क्या है, तुम्हारे ऊपर तो पहले ही बहुत जुल्म हो चुके हैं, तो तुम अगर वापस कर भी दोगे तो कोई डिफरेंस नहीं। तुम्हारे नंबर से इतने ज्यादा है, क्या नंबर, तुम्हारी संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर तुम सबने ही सर पे कफन बांध लिया कि भाई आपको सब मरने को तैयार है, कितनों को ही मार दोगे। 10 लाख लोग हैं और 2 लोगों ने ठान लिया कि तुम सबको मार देंगे, कितनों को मार देंगे? भाई ये सफेद को तरस चलो बात, ठीक है। ऐसे ही मैं आज क्लास में ये पढ़ा रहा हूँ कि सर आज तो आप ठीक है। तो शेयर नंबर्स तुम्हारे इतने ज्यादा है कि तुम्हारे को हराया जा ही नहीं सकता। तो क्या हुआ, उन्होंने हरा तो दिया अमीर आदमियों को, इसको बर्जुआ को हरा तो दिया, पर अब क्या होगा, अब तुम में से कोई एक अपना एक नेता चुनो। क्या चुन लो? एक नेता चुनो। उस नेता की क्या जिम्मेदारी है कि वो सारे रिसोर्सेज, सारे संसाधन, सारे अधिकार, सारे राइट्स और सारी प्रेस्टीज सब लोगों में बराबर बराबर बांटे। और जब तक ये बराबर बट नहीं जाए तब तक वो एक ही तुम्हारा नेता होना चाहिए। और वो नेता कैसे काम करेगा? एक तानाशाह की तरह, डिक्टेटर। क्यों डिक्टेटर की तरह क्यों काम करेगा? इसलिए काम करेगा क्योंकि डेमोक्रेसी क्या होती है? स्लो होती है। हर किसी की बात सुनेंगे तो जो प्रोसेस है रिसोर्सेज को बांटने का वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। अभी देखो मैं ये बोलता हूँ, टेस्ट लेना है कि नहीं लेना तुम्हारा कल? आधे बोलेंगे लेना है, आधे बोलेंगे नहीं लेना है, फिर आधे बोलेंगे सर इस टॉपिक का लेना है, आधे बोलेंगे सर इस टॉपिक का नहीं लेना। मैं बोलूँगा अरे यार तुम तो डिसीजन ही नहीं लेने दे रहे, इतना टाइम लग गया पूछने में। और इसके उल्टा मैं आगे बोलूँ कल टेस्ट है, इतने मार्क्स का टेस्ट है, इस टॉपिक का टेस्ट है, और जो नहीं आएगा उसके घर पे कौन है? अब कितना टाइम लगा मुझे डिसीजन लेने में? 2 मिनट भी गए, 1 मिनट भी नहीं लगे। जितने टाइम मेरे को बोलने में लगा बस उतना डिसीजन। इसलिए चाह रहे थे कि वो डिक्टेटर की तरह काम करें। और एंड में क्या होगा, जब सबके पास रिसोर्सेज बराबर बराबर बढ़ जाएंगे, सब हंसी खुशी खुशी अपने घर, क्या हो गया, इसको बोलते हैं यूटोपिया। क्या बोलते हैं? यूटोपिया। ऐसी दुनिया, इतनी बढ़िया दुनिया की हो ही नहीं सकती, इतनी बढ़िया दुनिया की हो ही नहीं सकती भाई, ठीक है। स्वर्ग बना देंगे तो धरती को क्या बना देंगे? स्वर्ग बना देंगे। और जब सब में बराबर बराबर रिसोर्सेज बढ़ गए, क्या क्या बढ़ता था? रिसोर्सेज, संसाधन, राइट्स, अधिकार, और प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा। ये 3 चीजें जब सब में बराबर बराबर बढ़ गई तो कौन नेता, कौन राजा और कौन रंक? जब सब बराबर है, सब बराबर है, एंजॉय करो लाइफ, एंजॉय करो, बढ़िया जूस पियो, सो जाओ, पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? सबके पास बराबरी है, सबके पास बराबरी। ये कॉन्सेप्ट है किसका? कम्युनिज्म का। कम्युनिज्म, साम्यवाद का ये कॉन्सेप्ट है। और साम्यवाद की अवधारणा पर तुम्हारी रूस की क्रांति खड़ी हुई। किसी भी क्रांति के लिए 2 चीजें आवश्यक होती है, एक विद्रोह करने का तरीका, दूसरा विद्रोह के पीछे की एक अवधारणा, एक आइडियोलॉजी। बिना आइडियोलॉजी के आप विद्रोह नहीं कर सकते, बिना आइडियोलॉजी का विद्रोह कर ही नहीं सकते। और वो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं इलॉजिकल हो जाएगी, कहीं ना कहीं इलॉजिकल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? इमेजिन करो
तुम वॉर फ्रंट पे हो, और अभी नहीं, आज से 1500 साल पहले, 2000 साल पहले सामने से एक ट्राइब आ रही है, कबीला आ रहा है, तुम्हें अपने कबीले को बचा कर रखना है। लड़ाई चल रही है, तीर लग रहे हैं, भाले लग रहे हैं, चोटें आ रही है। अभी यहाँ लॉजिकल डिसीजन क्या है? जान बचाओ और भागो। पर तुम्हारा लीडर ये नहीं बोले, क्या बोलेगा? और उसके लिए क्या बातें करेगा? भगवान ने आदेश दिया है कि तुम लड़ो, है ना? कुछ ना कुछ ऐसी बात कि भाई तुम्हारे परिवार के लिए लड़ो, कुछ ना कुछ ऐसी बात जो लॉजिकल नहीं है। तो हर रिवोल्यूशन एंड में जाके इलॉजिकल हो जाता है। गांधी जी को भी बोलते हैं ना कि गांधी जी कितनी लॉजिकल बातें करते थे आगे लेकर, इसलिए करते थे भाई एंड तक लड़ाई खींचनी है, एंड तक लड़ाई खींचनी है। 1917 से शुरू करी थी लड़ाई, 47 तक लड़ाई खींचती रही। कितने साल तक? 30 साल तक। 30 साल तक लड़ाई खींचने के लिए आदमी को फिर क्या मोटिवेट करे? और उनका तो तरीका भी अलग था, वो पढ़ाएंगे जब बताएंगे, ठीक है? जब रिविजन करेंगे उसका तब देखेंगे। देखो ये आइडियोलॉजी समझ में आ गई तुम्हें, साम्यवाद की कमी। ये इसकी आइडियोलॉजी किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने। और कार्ल मार्क्स रशिया में नहीं पैदा हुआ था, जर्मनी में पैदा हुआ था। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कार्ल मार्क्स कहाँ पैदा, तुम क्या लगा क्या होगा कि सर पढ़ा था तो रशियन रिवॉल्यूशन में ही था, तो कार्ल मार्क्स रशिया में पैदा हुए होंगे, वोट कर देते होंगे, बढ़िया, और लिख दिया जर्मनी में पैदा हुए थे बेटा, वो वहाँ पैदा ही नहीं हुए, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तुमने देखा, अभी हमने देखा पहले अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, स्वतंत्रता की लड़ाई। उसके बाद क्या हुआ? फ्रांस की क्रांति हुई। और फ्रांस की क्रांति का एक कारण ये भी है, एक कारण क्या है कि फ्रांस ने क्या किया था? अमेरिका को सपोर्ट किया था, वहाँ अपने सोल्जर्स भेजे थे, अपने ट्रूप्स भेजे थे। अब तुम ये देखो कि तुम दूसरे की जगह लड़ने जाओ, उससे पूछो कि भाई लड़ क्यों रहा है तुम? अरे यार हमारे को आज़ादी चाहिए। तो आज़ादी किस किस चीज़ से चाहिए? वो बताएगा यार इस चीज़ से आज़ादी चाहिए, इस चीज़ से आज़ादी चाहिए। थोड़ा बहुत तो तुम भी इन्फ्लुएंस हो जाओगे। दुश्मन तो है नहीं वो तुम्हारा, साथ में लड़ रहा है, उसके साथ खाना भी खाओगे, उसको लग गई तो उसको उसकी चोट भी ठीक करोगे, तुम्हें चोट लगेगी तो वो तुम्हें ध्यान रखेगा, है ना? तो ऐसे करने से क्या होगा? आइडियोलॉजी शेयर होगी, और वही आइडियोलॉजी लेके वो फ्रांस आए, और फ्रांस की बात में रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। ये खेल हुआ। अब ये देखो यूरोप में एक आइडिया आ गया इस चीज़ का, रेवोल्यूशन क्रांति का एक विचार आ गया वहाँ पे। और एक बहुत अच्छी बात बोली है, आइडियाज आर बुलेट प्रूफ। आइडियाज आर बुलेट प्रूफ, आइडियाज कैन नॉट बी किल्ड। विचार होते हैं, जो विचार होते हैं उन्हें गोली से खत्म नहीं किया जा सकता। विचार फैलते हैं। ये किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने बोला, आइडियाज आर बुलेट प्रूफ, दे कैन नॉट बी किल्ड, ये उन्होंने कहा, ठीक है? आगे आइडियोलॉजी फैलना शुरू हुई, रशिया तक पहुंची। और रशिया में सब अच्छा नहीं चल रहा था। क्यों नहीं चल रहा था? हो चुका था इससे पहले, जो सबसे पहली क्लास थी इंडस्ट्रियल, क्या? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक औद्योगिक क्रांति हुई, बात तो यूरोप में तो फैल गई, पर रशिया में नहीं फैल, रशिया में नहीं फैल। उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? रशिया कहीं ना कहीं क्या था, बाकी यूरोप से पीछे रह गया। कमजोर तो नहीं था, पीछे रह गया। और जब कोई लोग पीछे रह जाएंगे और देखोगे कि भाई फ्रांस कितना पैसे कमा रहा है, लंदन तो यार कॉलोनी में कॉलोनी छापे जा रहा है, अपन क्या कर रहे हैं? उन्होंने बोला कि पैसे तो मुझे भी चाहिए, पैसे तो मुझे भी चाहिए, और पैसे कहाँ से लाएंगे? टैक्स बढ़ा के। हमेशा याद रखो, पुराने जो राजा होते थे एक ही चीज़ से पैसा कमाते थे, टैक्स बढ़ा। उन्होंने क्या कर दिया? जो रशिया के राजा होते हैं ना, रशियन किंग, उसको बोलते हैं जार। जार नुक्ता लगता है, जार जार नहीं, जार बोलते हैं। तो जार ने क्या किया? टैक्स बढ़ा दी। और मजेदार बात एक और चल रही थी, उनका प्रशासन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या आ रहे थे?
दिक्कत आ रही थी। तो जो आर्मी के ऑफिसर्स थे और राजा दोनों के बीच में क्या चलती रहती थी, खटपट चलती रहती थी। ये खटपट कहाँ जाके एंड हुई? 1825 में आर्मी के अफसरों ने क्या कर दिया था? आर्मी अफसरों ने क्या कर दी थी? बगावत समझते, म्यूटनी, रिवोल्ट कर दिया था इनके खिलाफ। तुम्हारे से तो लेना देना ही नहीं कुछ, लेकिन राजा ने क्या किया? इसको सप्रेस कर दिया, दबा दिया। भाई राजा यार ऐसे कैसे राजा अगर कोई भी बगावत करता था तो उसको आर्मी की हेल्प से दबाता था। आप तो आर्मी के एक पार्ट ने किया, आर्मी के ऑफिसर्स ने किया, सारी आर्मी ने किया। आर्मी के जो ऑफिसर्स की हेल्प से ज़्यादा काम करेंगे या फिर राजा की हेल्प? उस टाइम बेटा ऐसा ही हुआ था। हाँ, लॉजिकली यही सेंस बनता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट पूरी आर्मी के ऑफिसर्स नहीं थे, जो हाई ऑफिसर्स थे उन्होंने किया था। और धीरे धीरे क्या होता है, उनके पास एक बटालियन नहीं होती, ज़्यादा 2 बटालियन 3 बटालियन। राजा के पास रिजर्व भी होता है। उस टाइम पे जो राजा होते थे वो अभी के लीडर्स की तरह नहीं होते थे। दे नो हाउ टू फाइट, दे वर ऑल्सो जनरल्स, दे नो हाउ टू फाइट एंड हाउ टू लीड देयर ट्रूप्स। उनसे लड़ने भी आएगा तो दे कैन फाइट। मैं तुम्हारे को फोटो दिखाता हूँ, ज़ार निकोलस की फोटो बताता हूँ। वही आज के मेन विलन है, अपनी कहानी के मेन विलन वही ज़ार निकोलस, उनकी फोटो है। ज़ार निकोलस वीडियो भी है, ये देखो हाउ डज ही लुक। आर्मी ऑफिसर He knows how to fight, how to lead his troops. जो आदमी लड़ना जानता है और नेतृत्व करना जानता है, उसको वो रिवोल्ट दबा दे। डिफिकल्टी होगी। अभी आप मान लो कि चलो कुर्ता ऐसा ही पहना है, तो मेरा एग्जाम्पल है। मान लो कि मेरा मन खराब हो गया कि यार नहीं पढ़ाना बच्चों को, मैं जा गया बीजेपी ज्वाइन कर ली मैंने, ठीक है, बढ़िया भड़काऊ भाषण दिए मैंने और मैं जीत गया। पहले मैं एमपी बना, फिर बहुत सालों बाद मुझे बोला कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, ठीक है। मेरे काम कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो गए कि मतलब सुबह फ़ोन करके चाइना को बोल रहा हूँ कि कल आ रहा हूँ शंघाई, तो बोला कि ठीक है सर आ जाओ। अरे नहीं, आर्मी लेके आ रहा हूँ भाई, ऐसे थोड़ी ना मिलने थोड़ी ना। पाकिस्तानी सुबह उठ के देख रहे हैं, अरे ये इंडिया का झंडा कैसे लग रहा है हर जगह। मैंने बोला कि मैंने रात में मेरा क्या मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने ट्रूप्स को बोला कि जाओ मेरे को गेम खेलना है, तो मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा था, पूरा पाकिस्तान अंदर आ गया, ठीक है। ऐसा कुछ चल रहा था, तो आर्मी वालों को भी लग गया यार तो कभी भगा देता है। उन्होंने बोला कि आज तख्ता पलट करके रहेंगे हम। आर्मी के ऑफिसर्स मुझसे तो ज़्यादा कैपेबल ही होंगे फाइटर, वो आ गए, मैं जा रहा था। उन्होंने बोला कि सर आज आपके साथ गेम हो गया। फिर मैं क्या करूँगा, लड़ थोड़ी ना सकता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू, जो भी था बस एक अच्छा सा कर दे देना, ठीक है। पर दे नो हाउ टू फाइट। उन्होंने क्या कर दिया, रिवोल्ट सप्रेस कर दिया। क्या किया, रिवोल्ट सप्रेस कर दिया। उस टाइम में जो राजा था उसका नाम था, जो ज़ार था उसका नाम था अलेक्जेंडर सेकंड। उसके बाद और ये अलेक्जेंडर सेकंड थोड़े अच्छा आदमी थे, थोड़े अच्छे आदमी थे। उन्होंने थोड़े बाद में जब रिवोल्ट हुआ तो टैक्स थोड़े कम कर दिए। क्या कर दिए, टैक्स थोड़े कम कर दिए। उनके बाद उनके बेटे हुए अलेक्जेंडर थर्ड। एक ही नाम है भाई, एक ही नाम चलता है, एक ही नाम चलता है, पता ही नहीं चलता था एक नाम उसके जैसा काम करे नहीं है। जैसे फिल्म आती है, हमारे इंडिया की बात बता रहा हूँ, बाकी जगह तो नहीं होता। पहले आती है बुलबुलैया, फिर आती है बुलबुलैया 2, उसका उसकी स्टोरी से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे चलती है ना, कुछ लेना देना नहीं होता उसका। क्यों देखते हैं,
फ्रेंचाइजी बन जाती है, इसमें कॉमेडी होती है। यहाँ पे भी इनको ये लग रहा था कि इस राजा में कुछ बात होगी। ठीक है, अलेक्जेंडर टू थर्ड आए, इन्होंने क्या बोला, यार इन्होंने मेरे पापा को बहुत परेशान किया, क्या करो, टैक्स वापस बढ़ाओ, क्या करो, टैक्स वापस बढ़ा दो। जनता हो गई बहुत परेशान, जनता हो गई बहुत परेशान। उसके बाद 1905 में, नहीं 1905 में, चलो अभी मुझे ये डेट याद नहीं आ रही, बट ये है 19वीं सेंचुरी के आसपास, 1900 के आसपास ही तीसरे राजा बने निकोलस सेकंड। कौन? निकोलस सेकंड। इन्होंने बोला मैं तो मेरे पापा से भी आगे जाऊंगा। क्या बोला? मैं अपने पापा से भी आगे जाऊंगा। इन्होंने एक तो टैक्स बढ़ा दिए, टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। और उस टाइम क्या चलते थे, उस टाइम रशिया में आ गई थी फैमिन, यानी कि सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। इन्होंने बोला खाने को किसी को कुछ नहीं दूंगा, मेरे महल में टैक्स पहुंचना चाहिए। क्या पहुंचना चाहिए? टैक्स पहुंचना चाहिए। फैक्ट्री वर्कर्स तो इनको बोलते थे कि यार तुम काम ही नहीं करते हो, दिन में 15 घंटे काम करोगे तब तो कुछ काम मैं समझूंगा, 12 घंटे काम करना क्या होता है। तो इन्होंने क्या बोला, फैक्ट्री वर्कर को क्या बोला कि काम ज़्यादा कर रहे हैं, फैक्ट्री वर्कर क्या बोला, वर्कर बढ़ाओ। अब आदमी कितना ही सहेगा, अब आदमी कितना ही सहेगा। तो 1905 के अंदर ठंड का टाइम था, 22 जनवरी का दिन था। फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, फैक्ट्री वर्कर और फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, और किन पे टैक्स लग रहा था? किसानों पर। किसान कहाँ आ गए? विद्रोह करने निकल गए। कहाँ आ गए? विद्रोह करने निकल गए, रिवोल्ट करने। क्या क्या इन्होंने? और ये कहाँ जा रहे थे? जार जहाँ रहता था ना, जार, उसको बोलते थे जार का विंटर पैलेस। ठंड है, विंटर पैलेस में रहता था, ठंड के लिए बढ़िया था, उसको बोलते हैं। बहुत ऐसे उसमें फाइन कांच लगे हुए थे, ग्लासेस बहुत फाइन लगे, मतलब बहुत बढ़िया। कभी रशिया जाओ देख के। मैंने भी मूवी में देखा था, वो जो सीमेंट की ईंटें नहीं बनाते थे यहाँ पे, हाँ। तो उसकी क्वालिटी कैसे होती है। हाँ, देख रहा हूँ। तो जार के विंटर पैलेस में पहुँचे, जार के विंटर पैलेस। ठीक है, अब तुमको पता ही है जार निकोलस कैसा दिखता है, वो छोड़ेगा इनको। जार निकोलस ने क्या बोला? देखते गोली मार दो, देखते ही गोली मार दो। तो इस दिन कितने लोग मरे थे? ऑफिशियल रिकॉर्ड है 20,000 लोगों का। ऑफिशियल रिकॉर्ड है 20,000 लोग एक दिन में मारे गए, पर ये बहुत कम है, इससे बहुत ज़्यादा होता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड कभी भी सही नहीं होता है। ठीक है, इस दिन था संडे। क्या था? संडे, रविवार। क्या था? रविवार। और भाई का इस दिन बहुत सारा खून, तो इस दिन को बोलते हैं ब्लडी संडे। इसको बोलते हैं ब्लडी संडे, ब्लडी संडे। याद रखना ये चीज। ब्लडी संडे कब हुआ था? 22 जनवरी 1905। अब इससे हुआ क्या? एक बार सप्रेस तो कर दिया, हरा तो दिया, लेकिन लोगों के दिमाग में एक आइडिया बैठ गया था, जब भी मौका मिला इस जार को तो बता देंगे भाई। क्या बता देंगे? निपटा देंगे इसको। हाँ, ये देख लो कि रशिया में एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग। वहां पर था ये जार का विंटर पैलेस। ठीक है, नोट्स में लिख दिया। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था, क्रांति करने के लिए क्या चाहिए? बेसिस चाहिए, आइडियोलॉजी चाहिए, उसके अलावा एक
कॉज भी तो चाहिए, कॉज दे दी। 20,000 लोग मार दिए यार, 20,000 लोग मार दिए एक दिन के अंदर। आदमी का खून खोलेगा नहीं खोलेगा? खोलेगा। तो अब क्या करेगा वो? उसको ये भी पता लग गया कि अब सीधे जाएंगे तो मारे जाएंगे, सीधे जाएंगे तो मारे जाएंगे। तो क्रांतिकारी लोगों ने क्या किया? इकट्ठा होना शुरू किया। क्या किया? इकट्ठा होना शुरू किया। क्या बिना प्लानिंग के जाएंगे तो मारे जाएंगे? प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग करने के लिए क्या करना बनानी पड़ती है? ऑर्गेनाइजेशन, संस्था बनानी पड़ती है। तो क्रांतिकारी लोग क्रांतिकारी लोग मिले और किस आइडियोलॉजी में बेस्ड होंगे? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, सामने वाली विचारधारा। कम्युनिस्ट, ठीक है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बेस्ड थे। अब यहाँ पे भी क्या हुआ ना, दो ग्रुप बन गए थे रशियन में। एक का नाम था मेनशेविक और एक का नाम था बोल्शेविक। मेनशेविक और बोल्शेविक। मेनशेविक क्या बोलते थे कि आराम से धीरे धीरे से लड़ते रहेंगे और एक दिन जब ज़्यादा कमजोर हो जाएगा तो उसको उठाकर नीचे पड़ेंगे। बोल्शेविक बोलते हैं अरे ऐसे कहते हैं जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके करो। बोल्शेविक क्या कर रहे थे? फटाफट ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, जाएंगे, पीट देंगे और जार को खत्म कर देंगे। और हाँ, इनके जो दो एक था आपका मेनशेविक, रशियन नाम है बेटा, इसका मीनिंग मत पूछना मुझसे, मुझे भी नहीं पता, रशियन नहीं है। ये कहते हैं अग्रेसिव ज़्यादा थे, क्या थे? अग्रेसिव ज़्यादा, ठीक है। बोल्शेविक लोगों का एक लीडर था जो बाद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसका नाम था लेनिन। उसका क्या नाम था? लेनिन। क्या नाम था? लेनिन। और लेनिन ने इसको ब्लडी संडे को क्या बोला था? ये तो एक्चुअल रिवॉल्यूशन के लिए क्या है? ड्रेस रिहर्सल। क्या मतलब? ये कहाँ से उठाया था? बड़ा ये समझता हूँ, समझाता हूँ। क्या होता है ना कि अंग्रेज लोगों के यानी क्रिश्चियन लोगों की जब शादी होती है तो जो ये होती है, जो दुल्हन होती है वो कपड़े पहनते, गाउन पहनते हैं, व्हाइट कलर के पहनते हैं, उसमें भी एक पर्दा भी होता है, उसमें नेट का पर्दा होता दिखता है। तो ऐसा होता है उनके कस्टम होता है, जब वो कपड़े खरीद कर लाते हैं या बनाते हैं, ये कस्टम होता है, रीति रिवाज होता है कि सब औरतें मिलती उनके घर की, और वो जो दुल्हन होती है वो पहन के दिखाती है, उसको बोलते हैं ड्रेस रिहर्सल। ये कस्टम होता है, वहाँ सब मिलते हैं, गिफ्ट विफ्ट देते हैं उस टाइम। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ड्रेस रिहर्सल हो, वाले ड्रेस रिहर्सल नहीं जो तुम जाते हो कपड़े खरीदने जाते हो न्यू ये ना चेंजिंग रूम में देखते हो क्या फिट हो रहा है कि नहीं आ रहा, वो वाला नहीं, ये वाला कि अभी शादी होने वाली है, उससे पहले बस ड्रेस रिहर्सल करवाई है। तो इतने मेरे भाई इतने क्या रखे थे मुझसे, क्या बोला था? ड्रेस रिहर्सल, याद रखो ड्रेस। ठीक है। अब देखो कोई आदमी इतना ज़्यादा चीख चिल्लाट करेगा तो क्या होगा? पकड़ा जाएगा। तो ज़ार निकोलस ने क्या बोला? इसको पकड़ लिया। ज़ार निकोलस ने इसको पकड़ लिया लेनिन को। लेनिन भाई कैसे कैसे भागे और भाग के पहुँच गए थे साइबेरिया पहुँच गए। साइबेरिया कहाँ पर है? वो अपने बाल्टिक एरिया में, यूरोप का मैप पढ़ाया था ना, बाल्टिक पढ़ाया था, तो बाल्टिक एरिया में जाके छुप गए। लेनिन भाई अभी गायब है। लेनिन भाई बाद में मौका देंगे, अभी लेनिन भाई को क्या करो, भूल जाओ। अभी मज़ेदार चीज़ होने वाली है। इतनी सब लड़ाई हो गई, लेनिन भाई ने भी दिखा दिया कि भाई गुस्से में तो हम भी हैं। तो ज़ार निकोलस को क्या लगा? ज़ार निकोलस को क्या लगा? क्या थोड़ी शांति करेंगे, क्या करते हैं, थोड़ी शांति करी है। तो इन्होंने क्या बोला
कि मैं आपको बेटर वर्क कंडीशन दे देता हूँ, इतनी बढ़िया भी नहीं पर ठीक ठीक तुम्हारा काम चल जाए। तो मान लेते कि हमें 8 घंटे काम करवाना है, मैं बोलता हूँ चलो 11 घंटे कर लो, ठीक है, चलो 11 घंटे कर लो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको आज़ादी दूंगा। क्या करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, किससे आज़ादी देंगे? अपने आप से? नहीं आपको थोड़े बहुत राइट्स दे दूंगा, इंटरनल फ्रीडम होगा। वेट मत करो। देखो राजा की बात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात। कोई बात जिस आदमी के ऊपर कोई चेक नहीं होता ना, किसी पावर का कंट्रोल नहीं होता, उस आदमी की बात पे भरोसा नहीं करना, ठीक है, ठीक है। तो क्या था, हाँ इंटरनल फ्रीडम का क्या किया था, प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस ही क्या था, दिया नहीं है, देने वाला आदमी प्रॉमिस नहीं करता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, जो आदमी तुम्हारे को कोई चीज़ देगा वो प्रॉमिस नहीं करेगा, पापा प्रॉमिस नहीं करते हैं, है ना, वो दे ही देते हैं, या तो फिर नहीं देंगे तो नहीं देंगे, दिला देंगे तो दिला देंगे, प्रॉमिस नहीं करते। और अगर तुम्हें ये बोला जाए कि बेटा पेपर पास कर लो, उसके बाद बुलेट दिला दूंगा, मैं बोल रहा हूँ IIT JEE निकल जाएगा भाई। तो ऐसे बोला जाए पहले कि 12th में मेरिट ले आओ, पहले बोला 10th में मेरिट ले आओ, तब दिला दूंगा। 10th में तो मेरिट मेरी आई थी, तो तब तो उनको दिलाती कैसे, उन्होंने एक साइकिल दिला दी थी, हरक्यूलिस की साइकिल लाल कलर की, बढ़िया, मेरा काम भी चल जाता था कि हाँ चलो ठीक है। फिर 12th में थोड़ा बड़ा भी हो गया था, पापा ने तब बोला था कि अगर मेरिट आ गई तो बाइक दे देंगे। मैंने बहुत पढ़ाई करी, मेरा 97% आ गया। मैंने बोला कि अब तो बुलेट घर में, मैं तो हेलमेट भी खरीद लाया था बुलेट वाला। पापा ने बोला कि JEE का एग्जाम दे दे, वो क्लियर हो जाएगा तो पक्का पक्का नहीं, बुलेट ही मिलेगी, अभी कार नहीं लेंगे तो बुलेट ही, अभी तक प्रॉमिस ही नहीं चल रहा है अभी नहीं है। हाँ मैं गया, उन्होंने बोला था कि कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में, अब मैं गया, IIT वाली अच्छी रैंक नहीं आई थी, IIT मुझे अच्छी नहीं मिल रही थी, NIT मिल रही थी, तो मैंने घर वाली MNIT जयपुर से, तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि पापा अब तो मैं कॉलेज में भी चला गया। देखो टेस्टोस्टेरोन हर आदमी में चढ़ता है, मेरे में भी था उस टाइम और अभी भी है, ऐसा नहीं है, अभी बूढ़ा थोड़ी हो गया यार वो 40s के बाद डिप करना शुरू हुआ, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, बेटा IIT थोड़ी, बेटा IIT थोड़ी, बस मैं आज अभी मेरे को देखा कभी बाइक लेके आते हुए। तो देखो राजा ने प्रॉमिस किया था फ्रीडम का, इंटरनल फ्रीडम का, आंतरिक स्वतंत्रता, ठीक है। उसके लिए क्या किया, बोला कि, लेकिन लोग भी थोड़े स्मार्ट थे, उन्होंने क्या बोला, हम आपकी बात पे भरोसा नहीं करते, कैसे मान लो, तो उन्होंने बोला कि एक काम करता हूँ, देखो पूरी फ्रीडम तो एक साथ दे नहीं सकते, तुम रेस्पॉन्सिबल ही नहीं हो, टिपिकल पापा वाली बात, ठीक है। क्या करते हैं, तुम्हारे लिए मैं एक पार्लियामेंट बना देता हूँ जहाँ पे तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन होगा, मैं तुम्हारी बात सुन लूँगा, मानना नहीं मानना मेरे ऊपर, मैं सुन लूँगा तुम्हारी। तो उन्होंने क्या बनाया, क्रिएशन हुआ किसका, ड्यूमा का, किसका, ड्यूमा। ड्यूमा क्या है, रशियन पार्लियामेंट, रशियन पार्लियामेंट। ड्यूमा क्या है, रशियन पार्लियामेंट। और इतनी बढ़िया किसी मीटिंग नहीं होती थी, इतनी बढ़िया थी, इतनी बढ़िया पार्लियामेंट थी, इस पार्लियामेंट की मीटिंग ही नहीं होती थी, यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा था। अभी देखो ये सब चल रहा है, धीरे 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 जार भैया के हाथ से सामान रशिया निकल रहा है धीरे धीरे। लेकिन अब तुम पूछो मुझसे कि सर ये धीरे धीरे तो हो रहा है, पर ऐसा क्या हो जाएगा कि क्रांति हो ही जाएगी, ऐसा क्या हो जाएगा कि लोगों में चिंगारी बढ़ जाएगी। अभी मैंने बोला था 1905 से 10 साल बाद क्या चीज़ होती है, 1914 में होती है, 1940 में होती है वर्ल्ड वॉर। क्या होती है, वर्ल्ड वॉर। मेन रीजन था वर्ल्ड वॉर
1। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1। अब इसमें बढ़िया बात क्या हुई मैं बताता हूँ। अब कहानी मजेदार हो गई, चटपटी कहानी हुई कौन 1914 में लड़ाई हुई। जो रशियन सोल्जर थे उनके पास इक्विपमेंट थे। मैंने पहले बोला यार महंगाई चल रही, इक्विपमेंट कहाँ से होंगे, और उनको ट्रेनिंग भी प्रॉपर नहीं मिली थी। वो लड़ने गए, जर्मनी सबसे पहले मिला उनको। जर्मनी ने क्या किया, बहुत मारा। कितना मारा एकदम काला पीला कर दिया पूरा। उनका मोटिवेशन हो गया डाउन। मैंने क्या बोला था, जार भैया कहते हैं, जार निकोलस खुद भी मिलिट्री जनरल थे, तो उन्होंने बोला कि मैं फ्रंटियर पे मैं खुद जाऊंगा ट्रूप्स को मोटिवेट करने। चले गए पीछे। रशिया किसके पीछे छोड़ के जाएंगे, रशिया किसको देके जाएंगे, देखो राजा को, जार निकोलस साहब को उनकी रानी को बोलते थे जारीना। उनकी रानी का नाम था जारीना, और उनकी वाइफ का मतलब जारीना होता है टाइटल, रानी को बोलते जारीना, और वाइफ का नाम था अलेक्जेंडर नहीं अलेक्जेंड्रा। बोला कि अलेक्जेंड्रा तुम संभालो रशिया, मैं जा रहा हूँ फ्रंटियर पे ट्रूप्स को मोटिवेट करने। चले गए। अलेक्जेंडर कंपनी जारीना। रशिया इनके हाथ में, रशिया क्या था इनके हाथ में। वो तो चले गए मोटिवेट करने ट्रूप्स को, लेकिन देखो जारीना के पास जारीना का दिमाग अपनी जगह नहीं था। क्यों? जारीना एक होली मैन, जो अपने आप को बोलता था होली मैन, वो होली था नहीं, उसके कंट्रोल में थी। क्या नाम था उसका? रासपुटिन। हाँ बता रहा हूँ, रासपुटिन भैया कहते हैं। फोटो दिखाना होगा आपको, रासपुटिन की फोटो दिखाता हूँ। पुतिन और रासपुतिन दोनों ने रशिया का बेड़ा पार भी करवाया, डुबाया भी। ये रासपुतिन ऐसे आदमी पर मैं तुम्हारा अभी समझा, चाहे 60 साल के हो जाओ, चाहे ब्रिगेडियर जनरल की ही क्यों ना बन जाओ, ऐसे आदमी पर कभी भरोसा मत। जहाँ देखे, जिस डायरेक्शन में दिखे उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू करता है। जो आदमी ऐसे दिखते हैं उन पर कभी भरोसा नहीं। ये क्या बोलता था कि मेरे पास क्या है, चमत्कारी शक्तियाँ हैं। क्या है? चमत्कारी शक्तियाँ हैं। मैं क्या करता हूँ, लोगों की बीमारियाँ दूर कर देता हूँ। सर अल्लूरी से खराब अरे वो नहीं है यार, वो उसकी तरह बोल नहीं, वो फ्रीडम फाइटर थे। ये अलग, अभी मैं बताऊंगा क्या नहीं डुबोएंगे रशिया। ठीक है, रासपुतिन ये बोलते थे। ठीक है, और जो ये थी रानी अलेक्जेंड्रिया, और इनका जो बेटा था, इनको क्या था, हीमोफीलिया था। क्या था? हीमोफीलिया था। हीमोफीलिया की बीमारी होती है जिसमें आपके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं बनता। ठीक है, तो वीक होते हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वीक होती है बॉडी की। ठीक है, तो रासपुतिन साहब ने बोला आपको और आपके बेटे को मैं ठीक कर दूँ। और ऐसा कहते हैं कि ठीक कर भी दिया था। और ऐसा बोलते रासपुतिन को लड़ना भी आता था, रासपुतिन को लड़ना भी आता था, तो ठीक कर दिया। रानी हो गई इम्प्रेस। रासपुतिन साहब, इस रशिया का कोई भी है तो सिर्फ आप। और राजा इनको छोड़ के तो गया था जारीना को, पर क्या बोला था कि एडवाइस किससे लेना, सलाह किससे लेना? मेरे मंत्रियों से, मेरे नोबल्स से, नोबल्स एंड मिनिस्टर्स, मेरे सामंतों से और मेरे मंत्रियों से। मंत्री हो गए सामंतों से। और ये किससे ले रही थी एडवाइस, किससे ले रही थी? रासपुतिन से। तो नोबल्स और रासपुतिन के बीच में क्या हो गया था? युद्ध नहीं, मतलब झगड़ा टाइप से हो गया। और कहानियाँ चलती है बहुत तगड़ी कहानियाँ चलती है कि रासपुतिन को मारने के लिए क्या किया गया, एक केक बनाया गया जिसमें दुनिया भर का जहर डाल दिया। ऐसा बोलते हैं कि पीटर्सबर्ग में जितना जहर था उस केक में डाल दिया।
ऐसा बोलते हैं कि रासपुतीन खा गया और डकार भी नहीं दी, उठ के चला गया। फिर उसके बाद ऐसे बोलते हैं कि रासपुतीन को मारने के लिए लोग भेजे गए, उन्होंने उस पर गोलियां चलाई। ऐसा कहते हैं कि रासपुतीन को गोली लगी नहीं और रासपुतीन उन सबको मार के आ गया। नहीं, फिर उसके बाद एक मिनिस्टर ने बोला कि यार क्या तुमसे एक आदमी नहीं मर रहा, वो गए, उन्होंने रासपुतीन के सर पे गोली मारी, रासपुतीन मर गया। उसको फिर नदी में डाल दिया गया, 3 दिन बाद उसकी लाश मिली और वो खत्म। जब रासपुतीन ने एक तो अच्छे पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लिए, जो समझदार लोग थे उनको लेने नहीं दिए, ये अपने ही इंटरेस्ट में, सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहा था। उसके बाद ये मारा गया, इसके मरने रानी हो गई पागल, रानी का संतुलन हो गया, रानी ने कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे ऐसे करेंगे। लोगों को यही तो मौका चाहिए था, लोगों को यही तो मौका चाहिए था। मार्च 1917 में क्या होता है, मार्च 1917 में होता है लोग अपना मौका ढूंढ लेते हैं और लोग चल देते हैं आंदोलन करते हैं। कहाँ चल देते हैं? आंदोलन करते हैं। और इस टाइम क्या है, रशिया बहुत बुरी तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 हार चुका है, रशिया नहीं जीत पाता। रशिया जितने सोल्जर भेजता है वो मुंह खाकर आता है, ठीक है। वो हारे हुए सोल्जर भी क्या आ गए, वापस आ गए, हारे हुए सोल्जर भी वापस आ गए, तो उनमें क्या हो गया, उनमें भी एक रिप्रेस्ड फीलिंग है, तो इस प्रोटेस्ट के साथ वो भी जुड़ जाते हैं। तो विमेन, वर्कर्स और वॉर सोल्जर्स, ये सब यहाँ पे आ गए, ये सब यहाँ पर आ गए। क्या होगा जार भैया को, क्या जार भैया का क्या होगा बताओ? जार भैया बोलते अरे ये तुम्हारा, मैं बोला ही था कि मैं तुम्हारे को आज़ादी दे रहा हूँ। तो जार भैया अपनी गद्दी छोड़ दिए, कर दिए जार भैया अपनी गद्दी छोड़ दिए। अब याद करो, रिवोल्यूशनरीज के 2 क्रांतिकारियों के 2 ग्रुप बन गए थे, मेनशेविक और बोल्शेविक। बोल्शेविक के कौन थे नेता? लेनिन। लेनिन को क्या बोला था कि बेटा बाहर निकलो यहाँ से, लेनिन तो भाग गए थे, तो बचे कौन सा दूसरा? मेनशेविक। यहाँ पे मेन लोग थे मेनशेविक। और मेनशेविक ने क्या किया, एक अस्थायी सरकार बनाई। मतलब तब तक हम सोल्यूशन लगाते हैं, क्या उनको लग ही नहीं रहा था कि ज़ार इतनी जल्दी मान जाएगा। जो पुलिस वाले भी भेजे थे ना ज़ार ने, वो भी सोल्जर्स को देख के उनके तरफ हो गए, 1-2 गोली चलाई उन्होंने, फिर वो उनकी तरफ हो गए। तो लग ही नहीं रहा था लोगों को यार ज़ार इतनी जल्दी मान जाएगा। लोग तो तैयार थे कि लंबी लड़ाई में, क्योंकि लंबी लड़ाई को उसी बीच में सोचने के क्या होगा, वो तो एक दिन में खत्म हो गई। क्या हुआ, उन्होंने बोला कि एक अस्थायी गवर्नमेंट बना देते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट बना देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि क्या होगा, ठीक है। और इस टाइम के ये मेनशेविक के लीडर थे, मेनशेविक के लीडर थे अलेक्जेंडर केरेंस्की। अलेक्जेंडर केरेंस्की। ठीक है, कहाँ बैठी गवर्नमेंट? ड्यूमा में। ड्यूमा क्या था? रशियन पार्लियामेंट। थोड़ा से बचा है, अरे थोड़ा सा ही बचा है, बस अब थोड़ा सा ही बचा है। क्या बनाएगी? प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब देखो, क्या लेनिन भैया को अच्छा लगेगा कि जब वो सुनेंगे कि किसी ने रशिया में क्या कर दी है, क्रांति कर दी है, जार भैया को भगा दिया है और गद्दी हथिया ली है, लेनिन साहब का खून जल गया, ठीक है। वो कोई ना कोई मौका तलाश रहे थे कि एक बार मुझे रशिया भेज दो, फिर तो मैं बता दूंगा। और तुम्हें पता है अभी वर्ल्ड वॉर चल रहा है, 18 में खत्म हुआ था, ठीक है।
अभी चल रहा है। जर्मनी ने क्या देखा, यही मौका है। जर्मनी और रशिया की राइवलरी बहुत पुरानी रही है। रशिया ने क्या बोला, जर्मनी ने क्या बोला, यही मौका है। तो उन्होंने अपने 2 बंदे भेजे। लेनिन साहब को बोला रशिया जाना चाहते हो? जाना तो चाहता हूँ भाई, पर जाते क्यों नहीं? क्या जाने नहीं देते? वहाँ तक जाने के ही पैसे नहीं है। यहाँ तो काली चाय में बिस्कुट दबा के खा रहा हूँ। पनी नींद नहीं है, क्या बोलता है, काली चाय में पार्ले जी डुबो के खा रहा हूँ। रशिया ने बोलते, जर्मनी ने बोला चिंता मत करो दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। चलो तुम्हारे पास बिरयानी खिलाई। तो लेनिन साहब को बिरयानी खिलाई गई और लेनिन साहब को सिक्योरिटी के साथ रशिया पहुंचा दिया जर्मनी। अभी लेनिन साहब पहुंचे, उन्होंने अलेक्जेंडर केरेंस्की को क्या बुला रहे, भाई माफ़ कर दिया, अपन दोनों है तो रिवोल्यूशनरी। अलेक्जेंडर भाई को भी लगा कि यार अपना ही भाई हरामी थोड़ा सा है तो क्या करें, ठीक है, क्या किया, माफ़ कर दिया। क्या किया, माफ़ कर दिया। लेनिन भाई ने अपनी हरामियत देखा। लेनिन ने क्या किया, पूरी जनता को अपनी तरफ कर लिया। क्या किया, पूरी जनता को अपनी तरफ कर दिया। मार्च में रिवॉल्यूशन हुआ था, अप्रैल में लेनिन भाई पहुंच गए थे। उसके बाद अक्टूबर 1917 लेनिन भाई ने क्या बोला, ये है ना मेंशेविक है ना, इनसे मिले हैं। ये मेंशेविक क्या है, राजा से मिले हैं, थोड़े दिन में जार को वापस लौटा दें। क्या करो, तुम मेरा साथ दो मित्रों, मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि कैसे शासन होता है, कैसे शासन होता है। तो उस क्रांति को क्या बोलते हैं, बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक ही तो पार्टी से थे वो, रिवॉल्यूशन। बोल्शेविक क्रांति अरे लेनिन ने किया है। लेनिन इसी पार्टी से तो थे, रिवॉल्यूशनरी की इसी पार्टी से तो थे, फिर इनको निकाल दिया गया था। ये काफ़ी एग्रेसिव थे। लेनिन साहब पहुंचते हैं ड्यूमा में और बोलते हैं कि राज मेरे हवाले कर। और मज़ेदार बात है, अलेक्जेंडर भाई थे ना, उनका दिल इतना टूट गया, उन्होंने बोला कि यार मैं तो सब छोड़ के जा रहा हूँ, लड़ाई झगड़े से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं जा रहा हूँ। तो इस लड़ाई में पूरा रशिया इन्वॉल्व हो गया था। तो कितने लोग मरे होंगे बताओ, कितने लोग मरे होंगे? फिर भी एस्टिमेट 10 से 12 लाख, 5 करोड़। फिर मैं तुम्हारे बता देता हूँ, मार्च रिवॉल्यूशन हुआ था, मार्च की जो क्रांति हुई थी अभी मार्च 1917, उसमें 1000-1200 लोग मरे थे, ज़्यादा नहीं मरे। इसमें कितने मरे होंगे? कितने? 10,000। 2 लोग मरे थे, सिर्फ 2। और वो भी ऐसे नहीं मरे थे कि किसी ने गोली मार दी, कहीं दबके पड़ गए, सांस फूल गया इसलिए मर गए, पहले से कोई दिक्कत चल रही होगी इसलिए मर गया, अपने आप से किसी ने नहीं मारा। इसको क्या बोलते हैं, ब्लडलेस। इसको बोलते हैं ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, यानी रक्तविहीन क्रांति। रक्तविहीन क्रांति क्योंकि खून बहा ही नहीं, खून बहा ही नहीं। पूछ लेते हैं कि अक्टूबर की क्रांति को और क्या कहते हैं, ठीक है, 24 से 25 अक्टूबर याद रखो, 24-25 बस। अरे मैंने बोला ना कि भाई अलेक्जेंडर केरेंस्की भाई को क्या लगा, मेरा तो दिल टूट गया, मेरा अपना भाई ऐसा करेगा, जो उनका भाई तो नहीं था, लेकिन आइडियोलॉजी सेम थी। और तुमको पता है ये कम्युनिस्ट लोग आपस में क्या बोलते हैं, कॉमरेड, एक दूसरे को बोलते हैं कॉमरेड। कॉमरेड का मतलब होता है कॉमरेडरी होती है, जिसमें मतलब भाईचारा जिसके, तो कॉमरेड, तो कॉमरेड ऐसा करेंगे तो फिर अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है। उतर गए, कोई लड़ाई नहीं हुई, इसमें 2 लोग मरे, वो भी एक तो कोई भगदड़ में मर गया होगा, एक का सांस भूल गई होगी, पानी नहीं मिला होगा उसे, ठीक है। कॉर्पोरेट का मतलब गलत का विरोध करना होता नहीं, ये भी होता है, पर जिस यूज में यूज़ करते कि जैसे बोलते हैं कि आर्मी एक बटालियन में कॉमराडरी होनी चाहिए। कॉमराडरी का मतलब होता है कि भाई भाईचारा रहे, बंधुवाद रहे, उसी को। हाँ, बाकी ये है कॉमरेड का एक्चुअल मीनिंग तो यही है कि जो गलत का, इनजस्टिस का विरोध करा, अन्याय का विरोध करा। बट कॉमरेड अभी इसमें यूज होता है। कभी JNU जाना, अभी मैंने कभी चल जाना JNU घूमने चला जाना, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अरे मज़ा आएगा उधर।
आधे आधे मतलब ऐसा नहीं है कि जे का जो नाम बदनाम है कुछ ज़्यादा ही बदनाम कर दिया, पर ऐसा नहीं कि वहाँ वैसे लोग हैं, दोनों ही हैं। वहाँ ऐसा बोलते हैं कि अब मतलब तुम्हारी इतनी एज के बच्चे जिनको कुछ पता नहीं, वो बोलते हैं कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी सबसे बढ़िया है, झुंड बना के वहाँ भारत को गाली दे रहे होते हैं क्योंकि सेफ है ना अंदर। अरे बढ़िया चलता है कभी जाना, अरे मज़ा आता है, तुम थोड़ा एंजॉय करने लगोगे ना इन लोगों को तो फिर ऐसा लगेगा। फिर वो बोलते हैं कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, तो फिर उनको वैसे ऐसा ही बोल दो कि बेटा जो फीस दे रहे हो खुद से कमा कर दे दो। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कि देखो अगर हर चीज़ की कीमत सेम ही हो जाएगी तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। फिर टैलेंट की जगह कहाँ है? तो मेहनत क्यों करोगे, तो मेहनत ही क्यों करोगे। ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी मैंने पहले बोला था कि किसी को पागल बनाना ना दो तीन चीज़ें से पकड़ लो। एक तो बहुत ही सिंपल आइडियोलॉजी बनाओ, ऐसी आइडियोलॉजी की बच्चा समझ जाए, है ना। उसके बाद क्या करो, एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी को रख दो सामने जो इस बात को कहे। अभी मैं कह रहा हूँ तो आपको पसंद नहीं आएगी, अभी ऋतिक रोशन की ये बात कह रहा हूँ तो आप जाएगी नहीं, मैं क्लास में जो बता रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ तो तुम बीच में देखो, मैं छोटू सो भी गया था थोड़ी देर के लिए। अभी मान लो ऋतिक रोशन पढ़ा रहा होता तो आगे बैठता देखो बात एकदम सही नहीं ना। करिश्मेटिक पर्सनालिटी जोड़ दो, उसके बाद लोगों के अंदर जो डीपेस्ट फियर है, उनके डीपेस्ट टेंडेंसीज, हम पहले जानवर ही थे यार, कुछ क्या ज़्यादा साल नहीं, 15,000 साल पहले जानवर ही थे, वही वायलेंस करते थे, अटैक करते थे। कोई भाई सोसाइटी बनाई है तब मोरल्स लाए ना, उससे पहले तो कौन स्ट्रॉन्ग आदमी है जो जितने ज़्यादा आदमी को मारे। अभी तो वो क्रिमिनल है, अभी वो क्रिमिनल है, पर आज से अगर 15,000 साल पहले 15,000 नहीं थी तो 500 साल पहले चले जाओ। 500 साल पहले जितने जितने लोगों को ज़्यादा मारा वो उतना बड़ा ही लो, उतना बड़ा ही लो। वो टेंडेंसी तुम में सब में, हम सब में एनिमल जानवर तो हम सभी। मुझे फिल्म देखने की जरूरत नहीं थी, मुझे पहले से पता था कि है भाई। और यही तो बात है, यही तो मज़ेदार बात है कि तुम्हारे अंदर एक दूसरा पार्ट और है जो एनिमल को, जिसके सामने एनिमल झुक जाता है। जैसे एनिमल को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं पशु। शिव जी का क्या नाम है? पशुपति, जिसने अपनी एनिमल टेंडेंसीज को कंट्रोल कर दिया, मारा नहीं, कंट्रोल कर दिया। बैल देखते हो तुम, उनके पास सिंबोलिज्म है ना बैल का। बैल क्या, अगर नंदी बैल ही तो है, अगर वो उसको फ्री छोड़ दिया जाए तो वो क्या करता है, तबाही करता है। कंट्रोल्ड है, बाबा के पास बैठा है। और इसका थोड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल फेमिनिटी में आता है। माँ दुर्गा को देखा, माँ दुर्गा को देखा, शेर पे तो बैठी है, एक तो शेर पे बैठी, और दूसरा महिषासुर को तो मार दिया उन्होंने। महिषासुर क्या है, देयर इज एनिमल टेंडेंसी, शी किल्स इट। बाबा ने कंट्रोल करके रख लिया काम में लेने के बाद में, शी किल्स इट, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तो दैट्स वाई आपको स्पिरिचुअलिटी की जरूरत क्यों है? आप एनिमल को दबा पाओ, आपकी डिविनिटी बाहर निकलता है। दैट्स वाई शी सिट्स ऑन अ लाइन, लाइन पे नहीं बैठती। लाइन की टेंडेंसी क्या होती है? लाइन की दो टेंडेंसी होती है, एक तो शिकार करता है और जिस जंगल में होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो उसको रखते हैं कि भाई तेरी शिकार करने वाली टेंडेंसी कंट्रोल है, और शी इज सिटिंग ऑन इट कि भाई डिविनिटी से कंट्रोल हो। अब जो तुम भी जो भी करो वो सब बढ़िया हो, इसलिए ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी की। तो बोला कि सर इतनी डीप बात कर बोला, समझ नहीं आ रही, ज़्यादा डीप हो गया। चलो, रशियन रिवॉल्यूशन से अपन को 3 आइडिया मिले जो मैंने बताया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी 3 आइडिया थे, इसके लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी। यहाँ पे कौन से थे? जस्टिस का, किसका? जस्टिस का, न्याय का। कॉमरेड वाली बात से याद कर लो, कॉमरेड किसको बोलते हैं? जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है, क्या लाएगा? न्याय लाएगा। न्याय कितना होगा? 3 फैक्टर का होगा। आपका सोशल, सामाजिक, कि समाज में कोई किसी को छोटा बड़ा नहीं बोलेगा, ठीक है, सबको बराबर अधिकार होंगे। उसके बाद इकोनॉमिक, किसी पे तो लड़ाई शुरू हुई थी कि भाई रिसोर्सेज सबके पास बराबर बराबर होंगे। कोई ऐसा नहीं कि एक तो खाने में, एक तो खाना ही इतना वेस्ट कर रहा है और दूसरा भूखा मतलब।
है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद पॉलिटिकल, क्या पॉलिटिकल, राजनीतिक। राजनीतिक में क्या बात होगी कि भाई ऐसा है, कि भाई ऐसा है, तुम्हारा और मेरा वोट सबकी वैल्यू सेम है, और तुम भी चाहो तो तुम भी इलेक्शन लड़ सकते हो, मैं भी चाहूँ तो इलेक्शन लड़ सकता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में राइट तो है, बाकी उसमें जो पैसा वगैरह लगता है वो ठीक है, वो भी हम गैप फिल कर रहे हैं, बट हमारे पास राइट तो है, अधिकार तो है। कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कि कैसे आ गया, ये तो मेरा बर्थ राइट है। हम सबके पास पॉलिटिकल राइट्स बराबर है, पॉलिटिकल जस्टिस। रशियन रिवॉल्यूशन से ये 3 आइडिया है, तो ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिए भी हमने, ठीक है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी, ठीक है। भाईचारा, समानता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और स्वतंत्रता। यहाँ से क्या लिए, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है दोस्तों। रशियन रिवॉल्यूशन खत्म, छोटे नोट्स दे दिए तुम्हारे को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना। ले नहीं लिया तुमने पोर्टफोलियो, कल दिए तो थे। शेयर कर लो आपस में। ओके जय सर। जय हिंद। भैया आ गया हो गया। ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन का है बाकी सब इंग्लिश। बाकी कोई डाउट है तो पूछ लो।